All right, friends. So we have gathered here for the panel discussion on fundraising from idea to investment. We have our panelists with us, Shri CA Neerav Jogani from Lemon Group, Shri Gaurav Juneja, he's a CA and an angel investor and CEO of Ruchi Twisters, Shri Manish Rathi from EvolveX, and CA Mehul Shah from Ivy Growth Associates. Now, before we start the panel discussion, we would like to felicitate our panelists with a bouquet and a memento. So, to felicitate CA Neerav Jogani, I would request Hitesh Bhai Shah to please do the honors. To felicitate Shri Gaurav Juneja, I would like to request Alpesh Vagasia to please. To felicitate Shri Manish Rathi, I would request Puneet Gajera to do the felicitation. To felicitate Sri Mehul Shah, I would request Manoj Advani. And our moderator, Sri Nayan Bheda, I would like to request Jayesh Devnani to felicitate. और मैं भी ज्वाइन करूंगा. Alright, so without further ado, I would hand it over to Nayan sir to start the moderation of the panel. कितने लोगों को पैसा रेस करना है? I like this guy. दो आदमी. अच्छा, कितने लोग स्टार्टअप चालू कर रहे हैं और पैसा रेस नहीं करना? हिम्मत वाले लोग हैं. अच्छा, जिसको स्टार्टअप ही नहीं चालू करना और पैसे भी रेस नहीं करना, तो आप लोग बाबा बन जाओ. बाकी के लिए ये पैनल है. So I have a very good strong panelist with me. And let me start with a very fundamental question, which I see there is a lot of confusion with startups. ये एंजल नेटवर्क और AIF इसका फर्क क्या है? People get confused very often. So you run AIF and you run Angel Network. So I would request you to please answer this question. Thank you. So I am representing here We Founder Circle Group. So We Founder Circle Group में हम लोग एंजल नेटवर्क भी रन करते हैं, AIF भी रन करते हैं, एक्सीलरेटर भी रन करते हैं. तो नयन जी ने जैसे पूछा कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट तो स्टार्टअप्स में हो रहा है एंड ऑफ द डे. सो ये सब इन्वेस्टमेंट्स के व्हीकल्स हैं. सो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स व्हीकल काम करते हैं और ये किन इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह के व्हीकल्स को चूज कर सकते हैं. तो ये इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और स्टार्टअप्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे अप्रोच करें, AIF को अप्रोच करें या एंजल नेटवर्क को अप्रोच करे या एक्सेलरेटर को अप्रोच करे, उन्हें अपनी जर्नी
आइडिया रहेगा। तो एंजल नेटवर्क्स इंटरमीडिएटरी है, उनका काम इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप्स दिखाना है जहाँ पे आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि किस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना है और आपका पैसा डायरेक्टली स्टार्टअप में जाता है। वीसी फंड एआईएफ सेबी रजिस्टर्ड एआईएफ होते हैं जहाँ पे फंड को मैनेज करने के लिए प्रॉपर फंड मैनेजर होता है जिनके पास सेबी का लाइसेंस होता है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो उस फंड में जाता है और फंड ये डिसाइड करता है कि कौन से स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना है। तो जो क्लियरिटी है कि एंजल नेटवर्क में आप खुद स्टार्टअप को सेलेक्ट कर रहे हो। एंजल नेटवर्क जैसे वी फाउंडर सर्कल में हम हर महीने 2 डील्स दिखाते हैं इन्वेस्टर्स को और आपको खुद सेलेक्ट करना है साल में 1 में इन्वेस्टमेंट करना है कि 0 में इन्वेस्टमेंट करना है कि 5 में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन फंड में आप जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो फंड मैनेजर को दे रहे हो जहां पे सेबी ने मिनिमम 1 करोड़ की टिकट साइज भी रखी है। तो वो इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर आप इन्वेस्टमेंट फंड में दे रहे हो और फंड डिसाइड करता है कि कौन से स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये ब्रॉड डिफरेंस है कि एंजल नेटवर्क में आप खुद अपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आपको ओवर द पीरियड 5, 10, 15, 20, 25 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पर डिसीजन मेकिंग आपकी रहेगी। एंजल नेटवर्क का रोल सिर्फ आपको डील्स दिखाने तक रहेगा और एआईएफ में आप इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर को दे रहे हो और फंड मैनेजर सेबी अप्रूव्ड है, वो आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर मैं समझी तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड के जो फर्क है वैसे ही फर्क है। यहाँ पे एक आप डायरेक्टली किसी कंपनी में शेयर लेते हो अपने पैसे से, अपने डिसीजन से, और एक है म्यूचुअल फंड में आप उस पर अपना डिसीजन छोड़ दो कि स्टार्टअप में पैसे लगाना है, ठीक है। तो स्टार्टअप के लिए बेटर कौन सा होता है? should I go to directly एंजल नेटवर्क या एआई बेटर होता है? I would want you only to चला रहे तो शॉर्ट है। सो स्टार्टअप के लिए बेटर कौन सा होता है ये डिसाइड करता है कि स्टार्टअप का स्टेज क्या है। सपोज आपने आज स्टार्टअप चालू किया है तो आप किसको अप्रोच करोगे, क्योंकि वीसी फंड जो हो रहे हैं उनका इन्वेस्टर्स को आईआरआर कमिट करना, उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं इस तरह के स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करूं जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न निकाल के लेके आऊं। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से करूंगा कि अर्ली स्टेज पे एंजल नेटवर्क्स हेल्प करते हैं, जब आप ग्रोथ स्टेज या लेट स्टेज पे आ जाते हो तो आपको वीसी फंड एआईएफ हेल्प करते हैं इन शॉर्ट। So एक कॉमन सो इवन आई फ्रॉम बॉम्बे, मेरे पास भी बहुत स्टार्टअप्स आते हैं फंड रेज करने के लिए और बहुत स्टार्टअप्स फाउंडर्स नाराज होते हैं, सर उसको फंड मिल गया मुझे नहीं मिला, कि मेरा तो इससे बड़ा था, मेरे को तो इतने पैसे चाहिए थे, उसको तो 5 करोड़ मिल गए, मेरे को 50 लाख मांग रहा था। ये आई थिंक नई स्टार्टअप फाउंडर को ये कंप्लेन होती है और उनको लगता है कि मैं रह गया बाकी स्टार्टअप को मिल गया जबकि मैं बैठा था। आई एम श्योर आप लोग क्या कहीं अंदर से समझते हैं इस बात को, तो ऐसे क्यों होता है? लेट मी स्टार्ट विद सर, आपको जोगाली साहब, ये आपकी फिलॉसफी क्या है? क्या कौन से टाइप के स्टार्टअप्स पे आप इन्वेस्ट करते हो, क्या देखते हो स्टार्टअप में ताकि आपको लगे कि ये इन्वेस्टेबल है, ये नहीं है? हम एक फंड चलाते हैं जिसका नाम है वेलोस अपॉर्चुनिटीज फंड। ये कैटेगरी 2 एआईएफ है और जब फंड के एंगल से हम इवेल्युएट करते हैं कोई भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए तो 3-4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक है कि एग्जिट कैसे मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टर से पैसा लेके इन्वेस्ट आगे करते हैं और एक स्टेज के बाद वो विथ प्रॉफिट विथ एडिक्वेट रिटर्न इन्वेस्टर्स को लौटाना होता है और इसलिए वो पैसा कब और कैसे वापस आएगा, क्या रिटर्न्स के साथ आएगा, वो बहुत पैरामाउंट हो जाता है। तो हमारे लिए हम इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स लेट स्टेज स्टार्टअप्स में करते हैं जिसमें एटलीस्ट 3 इयर्स के अंदर कोई फॉर्म ऑफ एग्जिट, या तो एसएमई आईपीओ या फर्दर सीरीज राउंड्स हो रहे हैं जिसमें हमें एग्जिट मिल पाए, तो वो सबसे बड़ा कंसिडरेशन रहता है। और इसीलिए एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है कि ऑलरेडी बिजनेस का ट्रैक्शन क्या है, ऑलरेडी प्रोडक्ट या सर्विस एक्सेप्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है मार्केट में, ऑलरेडी क्या रेवेन्यूज है। बहुत बर्न वाले बिजनेसेस है जिसके अंदर कांस्टेंट पैसा रेज करने की जरूरत हो सकती है, वो इसलिए अवॉइड हम करते हैं क्योंकि कांस्टेंट अगर पैसे की जरूरत है तो एग्जिट आने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है या डिलेड हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि
लाइक हर एक फाउंडर को अपना आइडिया अच्छा ही लगता है और अच्छा ही होता भी हो, बट वो आइडिया का एग्जीक्यूशन क्या है, दैट इज द की। कोई अच्छा आइडिया है पर एग्जीक्यूट नहीं किया, स्केल नहीं किया, और जो भी लाइक इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप सही में डिफिकल्ट भी है, बहुत सी चीज साथ में आएगी तो ही सक्सेसफुल एंटरप्राइज हो सकता है। तो वो इंग्रेडिएंट्स हर एक है। अगर जो भी एंटरप्रेन्योर है पैशनेट है, ऑलरेडी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में वो एक्सेप्ट करवा चुका है, रेवेन्यूज आ रहे हैं, ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, वो केस के अंदर इट इज इजियर टू बैक। बट इफ इट इज मोर आइडिया, मोर समथिंग जहाँ पे नया सेल्स जनरेट करने के लिए, रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा बर्न या इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट करना पड़े, कांस्टेंट पैसा रेज करना पड़े, वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई थिंक दिस 3-4 थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल फॉर अस व्हेन वी लुक एट एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। Yeah, नहीं भाई, I'll add 3 more points to it. सबसे पहला है कि स्टेज ऑफ स्टार्टअप, जो पहले मनीष भाई ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। मतलब क्या आप इंसेप्शन स्टेज पे पैसा लगा रहे हैं किसी फाउंडर के ऊपर, या फिर आप लगा रहे हैं सीड स्टेज। सीड को हम प्री सीड और सीड भी बोल सकते हैं, सेम वे सीरीज ए को हम सीरीज और प्री सीरीज ए भी बोल सकते हैं। उसमें हर एक में 2 राउंड हो सकते हैं, जैसा फाउंडर चाहे वैसा। तो नीरव भाई जो बोलना चाह रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं कि वो सीरीज ए के बाद जो राउंड है ना, उसमें नीरव भाई इज मोर एक्टिव। तो उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई हुई है, एक मैट्रिक्स है जिसको फॉलो करते हैं। तो वो मैट्रिक्स सीरीज ए के बाद मोस्टली कंपेटेबल होते हैं, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा या कम हो सकता है, मगर फंडिंग और उसका एग्जिट मिलने के चांस बेहतर है इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। और अगर हम बात करते हैं जो सीड सीरीज हुई या फिर इंसेप्शन सीरीज हुआ, तो इंसेप्शन सीरीज मतलब तो अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, सिर्फ सोचा है एक कपल ने या फिर एक फाउंडर ने कि बच्चा पैदा करना है। तो उस स्टेज में बच्चा पैदा होगा नहीं होगा, उसी पे क्वेश्चन मार्क बहुत सारे होते हैं। इसकी वजह से वो स्टेज बहुत छोटा स्टेज होता है, जहाँ पे फंडिंग 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख तक की लिमिट रहती है टोटल फंडिंग जो उसको चाहिए इंसेप्शन को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो जब इंसेप्शन से जो बंदा पैसा लगाता है ना, वो सीरीज ए में पैसा नहीं लगाता है। 2 अलग तरह के लोग हैं, 2 अलग तरह की विचारधारा है। जो बंदा सीरीज ए में लगाएगा, वो बंदा या वो फंड वो लगाएंगे इक्विटी के परसेंटेज को कंपेयर करने के लिए कि बेहतर हमें परसेंटेज आरओआई चाहिए। अगर जो इंसेप्शन पे लगाएंगे या जो सीड पे लगाएंगे, वो उस फाउंडर के साथ में जुड़ के साथ में काम करने के लिए लगाएंगे, ठीक है, उसमें रिटर्न का मल्टीपल बेहतर मिल सकता है, मगर उसमें स्टार्टअप के डूबने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। उसमें रिटर्न कम ज़्यादा की बात नहीं है, शायद उसमें जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वो इंसेप्शन स्टेज है। अब उससे बेहतर स्टेज आ गया सीड स्टेज, जहाँ पे बच्चा पैदा हो गया है, प्रोडक्ट पैदा हो गया है और बिजनेस मॉडल बन रहा है। अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न विल बी मच बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास स्टार्टअप इकोसिस्टम में उस राउंड पे। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट चल गया तो फिर वो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, मगर इसमें भी मिस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आपने अगर पैसा लगाना है या फाउंडर ने पैसा उठाना है, उसमें सीड स्टेज के बाद में अगर आप किसी इन्वेस्टर को मिलेंगे तो देयर आर मोर चांसेस हैं कि यू कैन रेज द फंड्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। बेसिकली आपका POS, प्रूफ ऑफ सेल, POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ये चीज़ों की तैयारी होनी चाहिए। एंड इसके बाद बिजनेस मॉडल बनता है। बिजनेस मॉडल में जो इन्वेस्टर आपको हेल्प कर सकता है, सीड से लेके सीरीज ए तक का बिजनेस मॉडल एक अलग होता है। फिर जब नीरव भाई एक स्टेज पाएंगे जो सीरीज ए होगा, तब नीरव भाई बताएंगे कि नाउ वी हैव टू चेंज द मॉडल, एंड देन नीरव भाई विल गाइड के हाउ टू इंक्रीज द परसेंटेज इन मे बी मार्केटिंग, मे बी नेटवर्क, मे बी हाउ टू एक्सेलरेट ग्रोथ, वो का स्ट्रेटजी वो बताएंगे। सो फाउंडर हैज टू डिसाइड कि वो कौन से इन्वेस्टर के पास जा रहा है और क्यों जा रहा है। अगर वो समझ लेगा तो उसने फंडिंग तीनों स्टेज पे पॉसिबल है। यस, थैंक यू। So just as Nayan mentioned, we run an angel network, and Manish gave an insight about the fund. Just to add to that, what Manish said, angel network will be considered as good as a Shadi.com, जहाँ पे एक ब्राइड और ग्रूम को मिलाता है। तो मैच मेकिंग प्रोसेस का एंजल नेटवर्क कहेंगे। ऑफ कोर्स वी एज एन एंजल नेटवर्क नीड टू टेक केयर ऑफ ड्यू डिलिजेंस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट जो भी स्टार्टअप हमारे प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं वो प्रॉपर लीगल अच्छे बिजनेसेस है। पर अल्टीमेटली द चॉइस रेस्ट विद द इन्वेस्टर कि उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। Wherein in case of VC, from the investor point of view, you are relying on the decision of the portfolio manager जो आपके फंड मैनेज करेगा।
सो वहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है वीसी के केस में कि कौन से स्टार्टअप में वो पैसा डिप्लॉय होने वाला है. Wherein in case of Angel Network, you have a choice. A more refined model which I am seeing in the last 2 years is a syndicate model, where any even like what we adopted, we started as an Angel Network. We used to do early stage deal, but then we realized कि growth stage startup में जब पैसा invest करना है तब 2.5 लाख या 5 लाख की ticket size cap table पे नहीं चलेगी, because the founder is always concerned about the cap table becoming a cluttered cap table. So that is where we pivoted from an Angel Network more to run like a syndicate. So when I say syndicate, it's also a VC. You can say it's a AI fund, but angel fund की category होती है. So वहाँ पे investor को choice भी मिलता है. It's like creating a sub scheme among the same AIF. वो sub scheme में जो मतलब हर एक स्टार्टअप की अलग से सब स्कीम बनती है, जो इन्वेस्टर वो सब स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहे कर सकता है. So that is a model of syndicate, which is a refined model I feel of an angel network. वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ शादी. वहाँ एक लड़का एक लड़की दूसरे को शादी करते हैं. यहाँ 20 एंजल एक स्टार्टअप के साथ शादी कर सकते हैं एंजल नेटवर्क में. ये तो मेरा कब से दिमाग में आया, मैं कंफ्यूज के, बट आप समझ गए ना भाई लोग. तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की गौरव जी. सो डज इट मीन कि अगर किसी का अच्छा $1 बिलियन आइडिया है, तो कैन यू इन्वेस्ट, वुड यू बी इन्वेस्टिंग, और जनरली व्हाट इन्वेस्टर्स invest in idea stage or no, you don't want to say no to idea stage. अच्छा आइडिया लेके आते हैं और आपको लग रहा है या उसको फाउंडर को लगता है ये $1 बिलियन आइडिया चल रहा है. मैं जी बहुत जोरदार सवाल है आपका. इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास एक ही जवाब है, बाकी के पास और जवाब हो सकते हैं, आई डोंट नो. सो इसका जवाब ये है कि अगर वो फील्ड का मुझे नॉलेज है और मेरे को लगता है कि वो फाउंडर अभी है तो नवा, मगर उसके पास में थॉट वो सही ट्रैक पे है, अगर मैं उसको उसका ट्रैक या उसका काम रिफाइन करने में उसको हेल्प कर सकता हूँ, और मेरे को लगता है कि अगर एज एन इन्वेस्टर मैं उसको फ्रॉम जीरो स्टेज, दैट इंसेप्शन स्टेज से एटलीस्ट सीरीज ए बी या सी तक या प्री आईपीओ स्टेज तक मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ, तो वो $1 बिलियन आइडिया बन सकता है. अगर मेरे में वो लायकात है कि मैं वो फाउंडर जो काम कर रहा है उसको समझ के वहाँ तक का विजन बना पाऊँ. इफ आई कैन मेक द विजन विद द फाउंडर, तो इंसेप्शन स्टेज पे भी इन्वेस्टमेंट करना समझदारी की बात है. मगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ लगाते हैं पैसा फोमो में. फोमो इज इक्वल टू फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे दोस्त ने पैसा लगाया, चल मैं भी लगाता हूँ, उससे लगा दिया, उसका बहुत पैसा बन जाएगा, मेरा छूट जाएगा. तो लोग आज की तारीख में पैसा लगाते हैं, यार उससे लगाया ना, चल वो तो टिप है, ऐसे स्टॉक मार्केट में टिप है, वैसे ये भी टिप ही है और कुछ नहीं है, मेरे दोस्त ने लगाया मैं भी लगाऊंगा. उसमें पैसा सबसे ज़्यादा बर्न होता है या खराब होता है, जो हमें नहीं करना चाहिए. अगर इन्वेस्टर की समझ बोलती है कि, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, कोई अगर जैसे डीप टेक, अभी डीप टेक के ऊपर बहुत सारे एआई के ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं. आज से सिर्फ लेस देन अ डेकेड एआई जैसा चीज़ सिर्फ सुनने में आता था कुछ, मगर उसमें कोई स्टार्टअप था नहीं, अभी तो इंडिया में नहीं करता कुछ खास. आज की तारीख में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो एआई के पीछे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं. इनफैक्ट बहुत लोगों ने अपने स्टार्टअप्स को शिफ्ट कर दिया है एआई बेस पे. सो माय पॉइंट इज, अगर आप आईटी के बंदे हो, एआई समझते हो और आपकी एक कंपनी ऑलरेडी है, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ राइट नाउ, वो इन्वेस्टर जो है वो आईटी कंपनी रन कर रहा है और उसको एआई समझ में आता है, उसके पास में कोई फाउंडर अगर आता है, कोई जो बंदा पढ़ के आया है, मे बी एसवीआईटी से, कोई आईआईटी से आया हो, कोई कहीं और से आया हो, और वो बोले कि सर मेरे पास में ये आइडिया है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए और मैं इसको बहुत बड़ा बना सकता हूँ, तो नाउ द बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेस्टर इज आईटी बेस्ड, द फाउंडर इज आईटी लिंक गाय, तो ये तो मिलके कुछ बड़ा बना सकते हैं. द आंसर इज यस, कि हाँ ये कुछ बड़ा बन सकता है. मगर अब इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में देखो, कोई बंदा जो कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में से, एग्जांपल टेक्सटाइल्स में से, वो आईटी का बंदा है, मेरे को तो डीप टेक बनाना है या डीप सीक और एआई बनाना है, वो टेक्सटाइल्स के बंदे या टेक्सटाइल के इन्वेस्टर को लेके आप मेरे को 1 करोड़ दे दो और मैं बना दूंगा, तो वो बहुत सही मैच नहीं है. तो वो इंसेप्शन स्टेज पे शायद पैसा लगाना एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है. सो टू रिलाई ऑन द इन्वेस्टर्स विजडम दैट ही कैन, इफ द विजन कैन बी मेड इन connection with the founder and the investor, then yes, a big idea can be executed well. Yes, thank you. So you want to add something? So नैन भाई, ये मेरा मतलब सब्जेक्ट मैटर इसलिए मैं चाह रहा था इसमें थोड़ा ऐड करूं, बिकॉज वी आर रनिंग इवोल्वेक्स एक्सेलरेटर, जहाँ पे आइडिया स्टेज के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जाता है. तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि गौरव भाई ने जैसे कहा कि
किस तरह से इन्वेस्टर सेलेक्ट करता है स्टार्टअप्स को। मैं यहाँ पे सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि आइडिया स्टेज स्टार्टअप्स में इंडिया में आज की डेट में 3 तरह के बाय एंड लार्ज इन्वेस्टर है। एक तो है गवर्नमेंट जो ग्रांट्स के थ्रू देते हैं, एक है कि इंक्यूबेटर्स जहाँ पे आप इंक्यूबेट हो रहे हो, कुछ इक्विटी भी दे रहे हैं, वहां पे आपको स्पेस मिल रहा है, कोई मेंटर मिल रहा है, और एक होते हैं एक्सेलरेटर। तो आइडिया स्टेज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक सेगमेंट भी अवेलेबल है इंडिया में आज की डेट में और ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है, जिनसे आप स्पेसिफिक एक्सेस कर सकते हो, जहां पे आपको बिना इक्विटी के भी फंड मिलता है, इक्विटी के साथ भी फंड मिलता है, कन्वर्टेबल्स में भी फंड मिलता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें जहां पे हो सकता है कि वीसीज या एंजल नेटवर्क्स उतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, बट आइडिया स्टेज में इंडिया में आज के टाइम में बहुत से इंक्यूबेटर्स यूनिवर्सिटीज लेवल पे गवर्नमेंट ग्रांट्स और एक्सीलरेटर रन होते हैं, जहां से आप इजीली एक छोटा पोर्शन ऑफ मनी पीओसी करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए कर सकते हैं। और हम यहाँ पे एक बड़ा रोल एज ए वी फाउंडर सर्कल करते हैं, उसका एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम इवॉल्वेक्स है। तो यहाँ यदि कोई इससे रिलेटेड और भी डिस्कशन करना चाहते हैं आइडिया स्टेज पे फंडिंग पे, तो अपन 1-to-1 भी कर सकते हैं। थैंक यू। सो मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा। जनरली हम लोग वी डू नॉट इन्वेस्ट इन आइडिया स्टेज। हम लोग वेरी क्लियर है कि कितना भी अच्छा आइडिया हो, $1 बिलियन आइडिया हो, और मुझे साल में करीब 15 से 2000 स्टार्टअप रीच आउट टू मी फॉर फंड रेजिंग। उसमें से 10% आइडियाज ऐसे होते हैं जो सही में लगता है कि $1 बिलियन आइडिया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उसका एक ही कारण है, आइडिया कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो फाउंडर की कैपेबिलिटी है एग्जीक्यूशन की, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो स्किल सेट्स है एग्जीक्यूट करने की, वो हमको नहीं पता चलता। और आधे घंटे के बीच में भी कैन नॉट असेस यू। तो जब तक आप पीओसी नहीं करते, और जब पीओसी करते तो उससे हमको अंदाजा आता है कि आपका जो एग्जीक्यूशन का जो स्किल सेट्स है वो कितना स्ट्रांग है। और तो आइडिया कितना भी अच्छा, एक बात समझ लो, आइडिया $1 बिलियन हो, लेकिन अगर फाउंडर वीक हो तो वो $1 बिलियन आइडिया की वाट लगा सकते हैं। ओके, और अगर फाउंडर अगर स्ट्रांग हो तो थोड़ा सा वीक अगर आइडिया हो फिर भी चलता है, लेकिन फाउंडर स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। आई एम श्योर यू वुड ऑल अग्री विद मी। सो इनसे बात से इन्होंने बोला कि आईआईटी का कुछ इन्होंने जिक्र किया, और एक टाइम था कि आईआईटी आईएम वालों को फंड इजीली मिल जाता था, ये कॉमन बात थी। ओके, तो क्या आज भी ऐसा है कि यू प्रीफर आईआईटी या इधर के कोई कॉलेज से, या अगर कोई बोले मैं सूरत का हूँ, इज इनफ टू क्वालिफाई कि मेरे को फंड मिल जाना चाहिए, कि यू स्टिल प्रीफर आईआईटी आईएम या कोई बड़े इंस्टीट्यूट से अगर कोई है तो उनको फंड इजीली मिल जाता है, और ऐसा है तो क्यों है? Would you want to? More than IIT, what attracts me more is कि जो सेक्टर में वो फाउंडर काम मतलब कर रहा है, does he have an experience in that sector? For example, if someone is making a perfume, then if he has done something in France, कोई कोर्स किया, फिर फ्रांस की कोई कंपनी में काम किया, परफ्यूम की कंपनी में, now he has become a founder, that would attract me more. If he's doing something around fintech, then maybe a CA degree and working in a Big Four would help me to gauge whether he has that skill set. So any entrepreneur, if he has done a stint as a job at a good level in a good company, and if then he is starting his own entrepreneurship journey, that would attract me more to have a meeting with that founder rather than just IIT IIM. So आपको IIT IIM का मोह नहीं है भाई, इसको ताली मारना चाहिए। आई थिंक बिलीव इट इज सेइंग कि अरे क्यों भाई, सूरत में दिल बड़ा है, कंजूसी की करते ताली मारने में, सीरियसली दिल से मारना चाहिए। सो यू नो वन ऑफ द फ्यू इन्वेस्टर्स आई कम अक्रॉस जो खुलेआम बिंदास बोल सकते हैं कि मुझे आईआईटी आईएम का मोह नहीं है, अगर अच्छा फाउंडर हो जिसकी पेडिग्री है, उसका बैकग्राउंड जो है वो स्टार्टअप के साथ मैच होता हो, तो आई एम ओपन टू इन्वेस्ट। वेरी गुड। यू हैव द सेम ओपिनियन और यू डिफर? सर मैं इसमें से सर ओके, मेरा सका हुआ आईआईटीएन है, मैं इसलिए आईआईटी के अगेंस्ट कोई कमेंट नहीं करने वाला हूँ राइट नाउ। मगर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाउंडर में दम होना चाहिए, डिग्री मैटर करती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मगर एग्जीक्यूशन की स्किल्स जो उसने ज़मीन पे उतर के सीखी है, एकदम देसी भाषा में बोल दो, अगर उसने कीचड़ में उतर के कीचड़ को साफ करना सीखा है तो वो इम्पोर्टेंट है। स्किल्स सीखी जा सकती है मगर जज्बा चाहिए। अगर जज्बा है तो वो फाउंडर आईआईटीएन हो या नहीं हो उससे इतना मैटर नहीं करेगा। एक लेवल तक मैटर करता है मगर उसके बाद मैटर नहीं करेगा। लेकिन
ये कहा जाता है कि आईआईटी और आईआईएम के एल्यूमनाई इतने स्ट्रांग होते हैं, इसलिए पीपल प्रीफर कि भाई उनके एल्यूमनाई का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। सर यस, आंसर इज जस्ट योर पॉइंट के एलुमनाई नेटवर्क जो उनका आईआईटी का आईएम का है, उसमें फंडिंग हो या ग्रोथ के लिए हो या जीटीएम जो हम बोलते हैं, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, उसके लिए फायदे मिलते हैं। पर वंस अगेन अगर आप वो तीनों पॉइंट को छोड़ दें और आप कोई इन्वेस्टर के पास जाएं जिसका और बेहतर नेटवर्क है, एग्जाम्पल नीरव भाई के पास बेहतर नेटवर्क है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि उसका बेहतर नेटवर्क है। तो अगर कोई फाउंडर इनके पास में आए जो आईटी नहीं हो, तो नीरव भाई शायद तक उनको उससे बेहतर हेल्प कर पाएंगे जो एक आईटी नेटवर्क से लेगा हेल्प। तो पीपल हु आर नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड और आईएम बैकग्राउंड, if they come to the right person as an investor, then he can get more benefits, but उसमें जज्बा होना चाहिए काम करके दिखाने का। That's a more important point for myself. Thank you. Okay, interesting. Sorry. So Surat is a home for so many enterprises. Surat is known for entrepreneurship. और जितने भी फैमिली रन बिजनेसेस टेक्सटाइल डायमंड्स वगैरह में देखते हैं उसमें कोई आईआईएम आईआईटी ने सेटअप नहीं किया, ज़्यादातर लोगों ने तो व्यापार की तरफ। I think the only difference which I see again as a chartered accountant, मैं कई बार सीए स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सीए करिकुलम में जो पढ़ाते हैं वो तो कुछ काम खास लग नहीं रहा है और लगता भी नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि 3 साल डिसिप्लिन तरह से मेहनत करना, वो जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब उसमें से कोई पास होता है तो वो लाइफ को लाइटली नहीं लेता है, वो वैल्यू करता है। और सेम चीज फिर स्टार्टअप अगर कोई फाउंड कर रहा है तो उसके पीछे जान लगा देगा। आई थिंक वो जो डिसिप्लिन आती है वो शायद आईआईटी आईआईएम सीए व्हाटएवर, नॉट एज अ नॉलेज विच आई थिंक अपनी एजुकेशन सिस्टम को एक खास नॉलेज दे पाती है, मैं समझता नहीं हूँ। इट इज जस्ट डिसिप्लिन, बहुत बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ला देती है बंदे में, और वही डिसिप्लिन से अगर वो कंपनी रन करेगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाई। Great, lovely. So similarly और एक क्वेश्चन है, does age matter for a startup founder? अगर एक some 50 plus guy comes to you with a good idea, and Manish I would want you to answer that question. So can you look for a young only? ये young होना चाहिए। इसमें ना एक इस तरह से दो पर्सपेक्टिव, कोई इसका मुझे यस या नो नहीं समझ में आ रहा है। एज इम्पोर्टेंट है, मतलब एक्सपीरियंस के लिए एज है। तो जब हम लोग स्टार्टअप्स को इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो 40 इयर्स प्लस के फाउंडर्स भी रहते हैं और 20 प्लस इयर्स के भी फाउंडर रहते हैं। तो इसमें ऐसा है कि मतलब जो जल्दी फेल हो जाता है और जल्दी चालू कर देते हैं वापस चीजें, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम में हो। मतलब आप एक्सपीरियंस फाउंडर बोलोगे, डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोगों ने देखे कि जो 10-10, 15-15, 20-20 साल के कॉर्पोरेट जो अच्छी अच्छी जगह पे करके उन्होंने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बनाए हैं, तो वो एक स्ट्रीम है। और जेप्टो या जो भी आप देखोगे कि कॉलेज ड्रॉप आउट लड़कों ने भी स्टार्टअप्स बनाए। तो एंड ऑफ द डे स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिक चीज, क्योंकि जेप्टो को भी हो सकता है उसके जो सीनियर बोर्ड है वो सब 50 साल से ऊपर के होंगे जो इनको एक्सपीरियंस दे रहे होंगे। विजन वो ड्राइव कर रहे हैं, स्टार्टअप फाउंडर ड्राइव कर रहे हैं, और उसके पीछे बैक टीम तो हो ही सकती है। जब फंडिंग आती है तो उसके साथ एक्सपीरियंस स्टाफ और सब कुछ मतलब आपको एक्वायर करना ही रहता है। तो यहाँ पे आप जो बोल रहे हो कि क्या 50 प्लस का बंदा फाउंडर बन सकता है कि नहीं बन सकता, मेरा मतलब ऐसा सोचना है कि बन ही सकता है, क्योंकि आपने जो हो सकता है ज्यादातर ऐसे 50 साल के जो फाउंडर उन्होंने 2-2, 3-3 स्टार्टअप में एग्जिट्स लिए है, फेल हुए हैं या सक्सेस हुए हैं, तो वहां से जो लर्निंग मिली है वो 2-3 साल में वापस ऐसा कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं जो 20 साल 22 साल वालों को टाइम लगता है। तो आप ओवरऑल इसको यदि स्टैटिक वे से देखोगे तो जो रेशियो देखोगे मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। Okay, so ये है ना कि भाई अगर जो 40-50 प्लस वाला है तो वो एक एक्सेस बैगेज कैरी करता है, उसको शाम को 7 बजे फोन आएगा बीवी का, क्या छो क्या रे आओ छो जमा। जो एक यंगस्टर है वो 12, 15, 16 घंटा काम कर सकता है, उसके ऊपर कोई एक्सेस बैगेज नहीं है। जो एक फैमिली वाला बंदा है उसको सब सोशल भी लागू पड़ते हैं, आज किसी के शादी में जाना है, आज किसी के मैयत में जाना है, ओके, उसको सब ये उसके बच्चे कोई घर में बीमार है तो 3 दिन उसको छुट्टी। यंग जनरेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार लगे रहते हैं 12-12, 15-15 घंटा, तो ये फर्क नहीं पड़ता। आपको लग रहा है कि एक मेरा मानना है कि आप सोशल या वो सब भी करते हो तो बहुत कुछ लर्निंग मिलती है आपको।
मतलब आप किसी की शादी में या मैयत में भी आप बोल रहे हो ना जा रहे हो, तो वहाँ पे भी लोग आते हैं आपको नेटवर्किंग करते हुए मिलेंगे। मतलब रियली मतलब क्यों जाते हैं लोग यहाँ से शादी में 1 घंटा अहमदाबाद या बड़ौदा? मुझे नहीं लगता कि कोई अटेंड करने जाता होगा या फोटो ब्राइड्स के साथ या दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाने जाता होगा। इट्स ऑल फॉर लर्निंग। आप ट्रेवलिंग कर रहे हो तो कुछ लर्न कर रहे हो, आप अटेंड कर रहे हो तो कुछ लर्न कर रहे हो। तो वो एक्सपोजर हो सकता है 20-22 साल वाले को नहीं मिल रहा है, वो 40 साल वाले को मिल रहा है। वो उसको कैसे यूज करता है ऑल ऑफ द डे। अभी आप बोलो 20-22 साल वाला गेमिंग में अपना टाइम निकाल रहा है, वो 40 साल वाले को लग रहा है कि 2 घंटे मोबाइल छेड़ रहा है, स्पोर्ट्स में टाइम निकाल रहा है। वो कितना रेलेवेंट है? वो भी रेलेवेंट है क्योंकि वो वहां से जो टेक्निक सीख रहा है कि मुझे कंपटीशन करना है, कि हराना है उसको, उससे आगे जाना है, वो भी रेलेवेंट है। और सोशल करके जो नेटवर्किंग करके या जो पीयर ग्रुप में लर्निंग करनी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई जितने भी यहाँ 40+ है, मौका है। मौका है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो जनरेशन स्टार्टअप वाले तो खाली यंग जनरेशन, बराबर है। तो ऐसा नहीं है, सफेद बाल वालों को भी फंडिंग मिल सकती है। ये आज प्रूव हो गया। थैंक यू भाई। चलो थोड़ा भी हम अपना डिस्कशन का रूप चेंज करते हैं। चैट जीपीटी आने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट का जो फिलोसफी है, उसमें कोई बदलाव आया है? और अगर आया है तो क्या है? पोस्ट चैट जीपीटी, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड योर इन्वेस्टमेंट? एंड आई वांट टू आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। विल स्टार्ट विद यू इन अ वे। So I think a lot of sectors, personally, मैं believe कर रहा हूँ, will get disrupted because of AI, not just ChatGPT but AI universe in general. और इसलिए IT सर्विस कंपनी से लेके काफ़ी कंपनीज जहाँ पे बहुत फास्ट डिसरप्शन पॉसिबल है, वो कंपनीज हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। पर कंपनीज जो या तो मैन्युफैक्चरिंग या ये जो वेव डिसरप्शन आएगा वो वेव को राइड कर सके, ऐसी स्किल सेट, ऐसे प्रोडक्ट सॉल्यूशन अगर ला रहे हैं जिसमें दे कैन बेनिफिट आउट ऑफ दैट वेव, फॉर श्योर दैट इज समथिंग। एंड सेकंड एक है कि जो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या डिसरप्ट नहीं हो सकता, ऐसे जो बिजनेसेस हैं जिसके अंदर क्रिएशन ऑफ आईपी हो सकता है, ब्रांड्स, B2C ब्रांड्स हो सकते हैं, तो जिसमें सिर्फ चैट जीपीटी आने से टाटा का ब्रांड नेम कुछ कम नहीं होता है, तनिष्क का ब्रांड नेम एज एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे बिजनेसेस को डिफरेंशिएट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से बिजनेस डिसरप्ट हो सकते हैं और कौन से बिजनेस नहीं हो सकते। और क्लियरली देयर आर फ्यू बिजनेसेस व्हिच वी फील कि वो डिसरप्ट होने वाले हैं, तो वो बिजनेसेस से अवॉइड करना। सेकंड कि जो बिजनेस ऑलरेडी डिसरप्ट तो नहीं हो सकता और वो कितना अच्छे से ये सब टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपना पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ा सकता है, वो एक जजमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वो खुद तो डिसरप्ट नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में खड़ा है और कॉम्पिटिटर अगर ज्यादा निम्बल है, वो ज्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके ग्रोथ अपना बढ़ा रहा है, एंड इफ दैट बिजनेस इज नॉट एबल टू डू दैट, तो वो भी एक दिक्कत वाला है। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूज ऑफ ऑल द डिफरेंट टूल्स, एआई से लेके जो भी लेटेस्ट टूल्स है, उसकी मैच्योरिटी लेवल एंड यूजेज का लेवल क्या है, वो एक फंडामेंटल जजमेंट आ जाता है। So I'll add 2 more points to it. One aspect from the founder's point of view and one aspect from the investor's point of view. मैं पहले investor point of view की बात करता हूँ. Investor point of view से the data which you have or the data which an investor has in his hand basically mobile में chat GPT के द्वारा वो बहुत easily accessible है, जो पहले investor के पास था ही नहीं। तो आज की तारीख में अगर कोई इन्वेस्टर डिसीजन ले रहा है कोई फाउंडर पे या उसके बिजनेस मॉडल पे, तो इंस्टेंटली विद इन अ डे या फिर विद इन मिनट्स वो उसके एनालिसिस कर सकता है और वो फाउंडर पे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है उसका एक मोर प्रिसिशन आंसर निकाल सकता है कि यस या नो की तरफ। सो इन्वेस्टर को बहुत फायदा है चैट जीपीटी से कि इन फाउंडर पे पैसा लगाने में कितना रिस्क है, कितना नहीं है, क्या बन सकता है आगे की तरफ, उसका बिजनेस मॉडल सही है नहीं, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को मिल जाती है। दैट्स अ गुड थिंग फॉर एन इन्वेस्टर। सो अब मैं आता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू जो कि एक फाउंडर का है। फाउंडर अगर चैट जीपीटी के बेस पे कोई चीज़ अपना बिजनेस मॉडल बिल्डअप कर रहा है जिसकी सारी लर्निंग वो अगर चैट जीपीटी से ले रहा है, तो वो अपने बिजनेस के फ्लॉज उस वहाँ से रिमूव करके एक
बेहतर बिजनेस मॉडल बना सकता है. सो चैट जीपीटी इज वेरी गुड फॉर अ फाउंडर टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस रन करने के बहुत सारे न्यूएंसेस हैं. अगर वो न्यूएंसेस को हटा के बेहतर बिजनेस बना पाए तो इन्वेस्टर उसमें बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएगा. सो इट्स पॉजिटिव फॉर बोथ साइड्स एंड इवन नेगेटिव फॉर बोथ साइड्स इन दैट केस. थैंक यू. So I would say that ChatGPT is a representative of an emerging trend which has not just been this time कि अभी emerging trend AI है, but that has been the case for all the past 5-6 years. So I can say 2017 में emerging trend थी fintech, फिर emerging trend आई EV की, कोविड के वक्त emerging trend थी B2C क्योंकि हर एक लोग लॉकडाउन के वक्त सोच रहे थे कि मैं प्रोटीन बना के वेबसाइट बना के बेच देता हूँ या प्रोटीन बार बनाता हूँ या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाता हूँ. So it has all been, even on the investment side, if you see the trend, it is always about emerging trend. But also with emerging trend, as an investor and as an audience, we need to see is what is adaptable. जैसे emerging trend तो blockchain की भी आई, NFT की भी आई, but then it was not adaptable very easily by the masses. The same thing which you can see, and good thing about ChatGPT is you can see it is adaptable. क्योंकि मेरा बेटा अगर 9 years का है तो वो स्कूल से आके स्कूल में भी फाउंटेनेट में सिखाते हैं ChatGPT कैसे यूज करना है. He has shifted let's say to making a presentation through ChatGPT, so that we can see it is very easily adaptable. As an investor, also things which are an emerging trend at the same time, which I feel it is adaptable. कि EV है तो दिख रहा है कि रोड्स पे EV बढ़ रहा है, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. So that is a good sign of startup being investable for me. So it's a product of emerging trend plus adaptability by the masses. Manish, you anything add? We have. So just in short, चैट जीपीटी आने से एज ए इन्वेस्टर मैं यदि ये शेयर करना चाहूँगा तो हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है स्टार्टअप से कि एक लेवल पे तो उन्होंने सारा रिसर्च कर ही रखा होगा. सो मतलब आप हम ये चाहेंगे कि आपके पास इतनी चीजें तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है, तो ये इस स्टेज से ऊपर आते हैं तो हम उसको इन्वेस्टेबल समझ रहे हैं. दूसरा, लीन टीम वर्क चालू हो गया. अभी आप यदि मुझे बताओगे कि मतलब मुझे 50 या 100 आदमी से काम करना है या चलाना है एज ए स्टार्टअप इनिशियल लेवल पे, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतने टूल्स अवेलेबल हो गए हैं जिससे आप इनिशियली बहुत ही शॉर्ट टीम लीन टीम से काम कर सकते हो. सो दीज आर समथिंग दैट एज ए इन्वेस्टर वी आर सीइंग. Okay. मैं भी स्टार्टअप महाकुंभ गया था और उधर हमारे माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने अंदाजा बचा लिया. ही कंपेयर्ड इंडियन स्टार्टअप विद चाइनीज स्टार्टअप. तो ये सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा शायद आप लोग देखा ही होगा, बहुत चर्चा और डिस्कशन का विषय रहा हो. तो आप लोग क्या कहना है? डू यू अग्री विद पीयूष जी कि भाई यस इंडियन स्टार्टअप्स नीड्स टू रीच दैट पॉइंट, चाइनीज स्टार्टअप्स आर बेटर देन अस, और यू डिसएग्री विद देम कि नहीं यार इंडियन स्टार्टअप्स आर एज गुड एज चाइनीज स्टार्टअप्स? Let's start, and I want your opinion because there's a very strong debate going in our social media, and I am recording everything, so I'm sure this also will be going on our social media. So I know startups will not like that, but I concur with Piyush ji largely. हमारे पास अगर 100 proposals आते हैं, like now we are more into late stage, but earlier we have been across the spectrum, और उसमें से 99 ऐसे नॉर्मली आए हैं कि जिसके अंदर कोई कटिंग एज कुछ काम हुआ हो ऐसे नहीं था. सो अपन आई थिंक एंड बीच में फेज भी ऐसा आ गया कि रेजिंग फंड वाज इजियर और प्रोबेबली व्हाटएवर कुड बी द रीजन, पर एकदम कटिंग एज अपन कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या कोई भी चीज़, इवन बिजनेस मॉडल की बात करें तो बहुत इनोवेटिव स्टार्टअप्स अपने वहाँ शायद इतने नहीं आ रहे. और जो हम पढ़ते हैं चाइना में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम और वहाँ से जो खास करके टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आई थिंक वी डोंट हैव दैट इकोसिस्टम येट. सो आई वुड प्रोबेबली कंकर, ऑल्दो आई नो देयर इज अ बहुत बैकलैश हुआ है एंड दिस मे नॉट बी अ पॉलिटिकली करेक्ट थिंग, बट So anybody who is disagreeing with it? We all agree, right? Yeah, as the investor, yes. So even I had been to, when I went to, in my very first day, जब मैं उधर कुछ बूथ घूमा मैं, वो यार उन्हें बहुत रन ऑन द मिल क्या बोलते हैं, बहुत एवरेज टाइप के स्टार्टअप्स दिख रहे हैं. And India we need to really work up. We need very strong innovation, cutting edge startups and ideas to come up with. So I'll leave it here because it just indicated me.
I have more questions for you guys. Okay. और now coming to this point of if हम जब बोलते हैं इनोवेशन डीप टेक ये एक चैलेंज है, लेकिन हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि स्टार्टअप्स को तो डीप टेक वाला हाई टेक इनोवेटिव होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट ऑफ द एंजल्स आर एचआरआईज जिनको टेक्नोलॉजी नहीं समझ पड़ती, बराबर है। तो जब वो पिच करने जाते हैं ना, अगर मैं बोलूँ कि मैं ऐसा कुछ हाई टेक भी बना रहा हूँ तो एंजल को कितना समझ पड़ता है। So that's why do you think कि भाई angels don't understand that kind of deep technology and that's why they don't get funded, और पहला अगर फंड नहीं आएगा तो स्टार्टअप आगे बढ़ने ही वाला नहीं। तो ये somewhere it's a paradox. What do you agree or is there anybody wants to put a comment on that? मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन की, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का टेन्योर बहुत ज्यादा होता है, जिसके रिजल्ट्स हो सकता है 5 साल 8 साल 10 साल लग रहे हैं, तो वहां पे इन्वेस्टर कौन है? मतलब आप बोल रहे हो एचएनआई को थोड़ा सा रिजल्ट फास्ट चाहिए या एंजल इन्वेस्टर्स को रिजल्ट थोड़ा फास्ट चाहिए, या उसको समझ नहीं आ रहा हो डीप टेक में क्योंकि वो उसकी जर्नी नहीं है। तो इसके लिए ना एज ए इंडिया या मैं ग्लोबली एक ट्रेंड बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से वीसीज ऐसे हैं जो सिर्फ डीप टेक टेक्नोलॉजी सेस आईओटीज इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि इसमें बहुत सफिशिएंट फंडिंग अवेलेबल है, हमें वहां तक अप्रोच करना है। मनीष जी आप जो बोल रहे हो वीसी लेवल पे बोल रहे हो, एंजल जो फर्स्ट जो पैसा आता है, जो पहला चेक जो लिखता है वो एचआरआई होते जाता है। वो अगर उसको अगर टेक्नोलॉजी नहीं समझ पड़ेगी, कोई मान लो यहाँ से है जो 4 स्टार्टअप जो सीरियसली डीप टेक करना चाहते हैं, लेकिन वो एंजल को समझ नहीं पड़ता तो कैसे चेक? तो वहां पे 2-3 रोल है। वहां एंजल नेटवर्क्स अच्छा रोल यूज कर सकते हैं, आप जैसे मेंटोर हैं वो एक अच्छा रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं तो आपकी रीच है उन इन्वेस्टर्स के पास, मे बी वो एंजल्स है या एचएनआई है, आप उनको समझा सकते हैं एज ए मेंटोर कि ये स्टार्टअप मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है ये चीज है, तो एक ब्रिज द गैप बन सकते हैं। तो यहाँ पे मेंटोर्स या एंजल नेटवर्क्स या जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, और इवन गवर्नमेंट्स के कुछ स्पेसिफिक डिफेंस में या फिर टेक्नोलॉजी में फंड्स बना रखे जो 1-1.5 करोड़ रुपए के भी ग्रांट्स दे रहे हैं और यहीं पे इंक्यूबेट कर रहे हैं। सो देयर आर स्पेस अवेलेबल इन दिस। तो भाई लोग सुना ना, इसके बाद भी अच्छा टेक्नोलॉजी वाला कोई स्टार्टअप आइडिया हो, मैं मेंटर हूँ, अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन जो बहुत तरीके से टाइम किया हुआ है। इंडिया में मोटा there are 1,77,000 DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, और अगर जो स्टार्टअप ने रजिस्टर नहीं किए अगर उनकी भी अगर गिनती करें तो मोटा 2 लाख स्टार्टअप होते हैं, जबकि हमारे पास एंजल इन्वेस्टर्स पूरे इंडिया में होंगे 20,000, और उसमें भी सीरियस इन्वेस्टर जो वो रियली पूरा रिसर्च करके स्टडी करके एज अ एसेट क्लास इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में, वो सीरियस इन्वेस्टर में होंगे 3-4 हज़ार। तो 2 लाख स्टार्टअप और 20,000 वाले एंजल इन्वेस्टर्स इंडिया में, तो इसीलिए बेचारे स्टार्टअप नहीं होते जो अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद फंड रेज नहीं कर पाते, क्योंकि एक स्टार्टअप की रेस लगी है। अगर एक इन्वेस्टर एक स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करना होता है उसको तो 100 जन की लाइन लगी होती है, 100 राइट, और उसको तो एक पे इन्वेस्ट करना है, तो दैट मींस जो फाउंडर है उसका रेस इज अगेंस्ट अदर 99। तो इसका हल कुछ कैसे इसको, और मैं मानता हूँ इंडिया में देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एचआरआईज हु कैन रियली इन्वेस्ट 5 लाख रुपीस, और ऐसी संख्या कम से कम 3 लाख लोग होंगे जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसका अभाव है। किसी के पास सोल्यूशन है कि इस इन्वेस्टर की जो गणना है 20,000 खाली इन्वेस्टर है, उसको कैसे, सर आप तो एआई चलाते हो, आप इन्वेस्टर्स कैसे जोड़ते हो? मैं चाहूँगा सब लोग इसमें शेयर करें, बट मैं एक चीज सिर्फ शेयर करूंगा कि ऐसे नेटवर्क्स वगैरह सब हेल्प कर रहे हैं नो डाउट, बट यदि गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ा सा क्राउड फंडिंग या इस तरह की चीजें भी थोड़ी सी चालू करे, एक स्टेप आगे बढ़े, उससे तो मतलब और ज्यादा एम्पलीफाई बेनिफिट मिल सकता है। आई थिंक मेहुल भाई ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि मतलब नेटवर्क्स और कैसे रोल कर सकते हैं, बट यहाँ पे सजेशन ये रहेगा गवर्नमेंट यदि कुछ ऐसे एलिमेंट्स ओपन कर दे जो अभी इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन नहीं है, काफी टीडीएस प्रोसेस है कि आप एमसीए में फाइल करो, इन्वेस्टर को पहले आइडेंटिफाई करो, कैप टेबल पे 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन कर दे स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स के लिए,
तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। विनोद भाई, आप तो सीए हो, और मैंने देखा इंडिया में अगर कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो सीए होता है। जनरली लोग सीए की सुनते हैं। अगर सीए ने बोलते हैं भाई आप 5 लाख रुपए रखा रहे तो वो आप गिरा के तो आपकी जो बॉडी है सीए की पूरे इंडिया में कांट ये इन्फ्लुएंस देयर क्लाइंट, उनके पोर्टफोलियो में से अगर 5-5 लाख रुपया निकाले तो पूरे इंडिया में इतना बड़ा फंड खड़ा हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो बोलती है 10,000 करोड़, गवर्नमेंट ने पहले फंड किया था 10,000 करोड़। इस बार जब मैं महाकुंभ में गया था तो पीयूष जी ने वापिस और बोला 10,000 करोड़। अरे भाई, जब चालू किए थे स्टार्टअप को तब थे, अभी 2 लाख स्टार्टअप थे, अभी भी 10,000 करोड़, अभी तो 20-25 हजार करोड़ का फंड होना चाहिए इंडिया। तो गवर्नमेंट का तो छोड़ दो, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम, और सीए स्पेशली यू बीइंग अ सीए, हाउ कैन यू हेल्प मोबिलाइज मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स? So I've realized that not just me, all the 4 speakers are chartered accountants. So, but as I lived my last 13 years more on a consulting side, so I can say to DPIT startup when you say that is just a number. मतलब दो घंटे में सर्टिफिकेट आ जाता है। मैं कोई रेस्टोरेंट का भी DPIT सर्टिफिकेट ला सकता हूँ 2 घंटे में, तो that should not be the right number of startups. Of course, we don't have any other parameters, so we'll look at that. I do believe that angel investors should increase, but not at the cost of the investor not realizing the risk and benefits of investing in startups. So, as a CA, I would not want to influence my client because it's a apart from the other risk which we already understand, the major risk is the illiquidity risk कि कंपनी अच्छी चलेगी तो भी पैसा बाहर निकालना मुश्किल है। मतलब मान लो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, बट देन ultimately it's not a listed shares कि आज बायर सेलर के बीच ट्रांजैक्शन हो जाए। So I always consider the whole journey, एंजल हो, VC हो, एक्सीलरेटर हो, I always say that हम अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट चला रहे हैं। एक होता है लिस्टेड कंपनी का स्टॉक मार्केट जहाँ पे वॉल्यूम पढ़ते तो प्राइस ऊपर नीचे होती है। यहाँ पे वॉल्यूम कौन कर रहा है? एंजल कर रहा है, VC कर रहा है। So it's a conglomeration of the whole ecosystem to make the volume happen, and then that is how a startup grows in terms of valuation as well as revenue. So again, I would say that पहले एंजल इन्वेस्टर के लिए अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, and then we can and of course we need to prepare a thesis. So अगर आप कह रहे हो कि ज्यादा एंजल इन्वेस्टमेंट बढ़ाए तो I can convince my client with a thesis कि यार आप इतना सारा डोनेशन करते हो रिलीजियस पर्पस के लिए और अदर एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इसको डोनेशन मान के करो। That can be one of the thesis. Of course, it will ultimately the objective of angel investor is to make money. But if I really want to increase angel investment by saying कि government का कॉर्पस उतना सफिशिएंट नहीं है, then I can convince that because then he comes with the mindset कि मैं हेल्प कर रहा हूँ एक तरीके से, तो वो हो सकता है। But then if there is a commercial investor, then I would want him to understand कि पैसा डूब भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई होगा तो x 2x 3x 5x मल्टीप्लाई होगा। मैं ये मन से चारों सीईओ को गुजारिश करूंगा कि आप जो आपकी बॉडी है और आपके पोर्टफोलियो क्लाइंट्स हैं उनसे करके कुछ तो इन्वेस्टर्स 5-5 लाख रुपए भी करा लो, तो आई थिंक इंडिया में अच्छे खासे इन्वेस्टर्स हो जाएंगे। दिस इज द ओनली माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड देन लाइक अप। ओके, टॉप 3 सेक्टर्स, इमर्जिंग सेक्टर्स इन फ्यूचर, लेट्स स्टार्ट। which sectors you are looking at, the big sectors which are emerging? So we are focusing more on fintech, financial services as one sector, direct to consumer brands, and then traditional businesses. Like everyone has been focusing a lot on all new age things, और जितने startup आते हैं वो भी कुछ नया करना चाहते हैं. There is so much scope in agri-tech and manufacturing related sectors, क्योंकि वो neglected sector है. अभी भी उसके अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई अच्छे से काम करे तो। आई थिंक दोज आर द ट्रेडिशनल एरियाज विच वी फील, क्योंकि बाकी सब डिस्टर्ब हो सकता है पर जो कोर मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो डिमांड रहेगा। इंडिया इज अ लार्ज मार्केट, तो कहीं ना कहीं कुछ भी बनेगा वो अच्छी क्वालिटी अच्छी प्राइस से हो तो बिकने वाला तो है। आई थिंक दैट इज आवर। So for me, there are only 2 sectors which we look at. One is fintech. इसमें भी स्पेशली अगर हम ऐसा कुछ देख सकते हैं जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को बहुत बेहतर तरीके से हम AI के थ्रू उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दोस काइंड ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच हैज AI इनबिल्ट, which is the fintech model in it. And the second is the EV renewable sector. ये 2 सेक्टर में मेरा मेन फोकस है। इन दोनों में से ही मैं ज़्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ।
एंड इसके अलावा थर्ड अगर मैं बोलूँ तो थर्ड में वी आर सेक्टर एग्नोस्टिक, मीन्स अगर अच्छा कोई स्टार्टअप हो, चाहे वो एग्रीटेक का भी हो या कोई भी स्टेज का हो या कोई भी सेक्टर का हो, तो वी आर ओपन टू इन्वेस्टमेंट इन दो सेक्टर्स। दैट इज थर्ड इज सेक्टर एग्नोस्टिक। कोई बाउंडेशन नहीं कि मुझे यहीं पे इन्वेस्ट करना है, पर हमारा फोकस जो है वो दो सेक्टर में ही है। ईवी सेक्टर जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में रहता है, एंड देन फर्स्ट इज फिनटेक सेंटर विद एआई एट द बैक एंड विद मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स इन बीइंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा प्लीज, जो 90 डेज से पहले का साउंड हो था उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि फाउंडर जो है वो अर्जुन है। मतलब मैं इसको महाभारत के तरीके से बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं फाउंडर है अर्जुन है। अर्जुन को जंग जीतने के लिए कृष्ण को ढूंढना है। अगर वो कृष्ण को नहीं ढूंढ पाएगा तो वो जंग नहीं जीत सकता है, वो महाभारत नहीं जीत पाएगा। अभी कृष्ण यहाँ पे कम है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स यहाँ पे कम है, आई एग्री। और हर जगह से फंडिंग कोई दूसरे के बोलने पे डाल दे, ऐसा सिर्फ लिमिटेड तरीके से हो सकता है, शायद 2, 5, 10 लाख 20 लाख मैक्सिमम, मगर ऐसा नहीं हो कि 5-10 करोड़ कोई डाल देगा सिर्फ किसी के बोलने पे। अगर स्टार्टअप बहुत अच्छा हुआ तो ही वो वॉल्यूम तक बात जाती है कि ठीक है 5 करोड़ डालना, या फिर एक नेटवर्क बन के 10 करोड़ की बात आती है, ऐसा लगना है। सो माई पॉइंट भी, अगर आप अर्जुन है तो आपको कृष्ण को ढूंढना पड़ेगा। वो कृष्ण को ढूंढने के लिए आपको मेहनत सारी करनी पड़ेगी, चाहे आपको कृष्ण 6 महीने में मिल जाए या फिर 2 साल में मिले, ये तो आपके प्रयास पर निर्भर है। यहाँ पे नीरव भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मेहुल है, नयन जी है, मनीष भाई है। ऐसे ही अगर आप हम में से किसी से मिल लेंगे तो भी आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए और क्या राह अपनानी चाहिए। सो आपको अगर महाभारत जीतनी है तो कृष्ण का ढूंढने का काम आपका है। That's it. Thank you. कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। भाई लास्ट सवाल में जा बाकी के आपकी टॉप 3 सेक्टर। One sector which excites me is sports tech, because as a parent also a lot of we want our child to pursue some activity, और वो adaptability I think मुझे दिख रही है अभी। पिकलबॉल and new sports are gaining good momentum. Second, I would say sector agnostic or any startup जहाँ पे मुझे डिप्लॉयमेंट क्लैरिटी से समझ में आए कि 1 करोड़ रुपया रेस करना है, कहाँ पे डिप्लॉय होने वाला है, और वो डिप्लॉय होके मेरा रनवे कितना होगा, रनवे खत्म होने के बाद मैं कहाँ तक पहुँचूंगा। ये अगर 4 क्वेश्चंस कोई भी फाउंडर को क्लियर है, देन the decision making becomes easy for me. That is what I feel. आई थिंक मैक्सिमम कवर हो गया। मेरा एक सेक्टर बचता है क्वांटम कंप्यूटिंग। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेटा सेंटर्स खूब आने वाले हैं, तो ये एक सेक्टर हॉट रहेगा आने वाले टाइम में। और क्लाइमेट जो मतलब आई थिंक ग्लोबल लेवल पे भी सफिशिएंट है। मेरे लिए क्लाइमेट टेक बहुत पैसा यूएस से आ रहा है, और हेल्थ टेक की एआई इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत होगा। 2 सेक्टर्स mostly I am interested. Guys, superb answers on all the panels. I think they give a huge round of applause. Thank you. Yeah. Thank you all the panelists. Now we will take a couple of questions. मुझे ही 3-4 क्वेश्चन है, पर उसमें से 1-2 तो मैं पूछूंगा. But before that, we'll ask the audience if somebody wants to ask any questions. Yes. Mike. हेलो। सो नैन सर, आपने जो बोला कि मतलब आप कोई स्टार्टअप में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब वो पीओसी पे आता है, सो कैन यू गिव सम मोर क्लैरिटी, मतलब आपके लिए पीओसी क्या है? जैसे एक प्रोडक्ट है, उसके साथ थोड़ा ट्रैक्शन है, मतलब या किस लेवल का है, मतलब क्या पीओसी मीन कर रहे हैं आप? तो मेरे लिए पीओसी इज पर्सनली पीओसी का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर का जानना कि उसने क्या किया है, उसने उसका इन्वॉल्वमेंट, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल सेट, कैपेबिलिटी, ये अगर मैं माप सकूँ वहाँ तक मेरे को पीओसी चाहिए। Anybody else? Any other questions?
ठीक है, मैं पूछता हूँ। मैं खुद सर स्टार्टअप पे कुछ फॉर्म कर रहा हूँ, एकदम सीड लेवल पे है, आइडिएशन लेवल पे है। बट मुझे गौरव जी ने एक बात बोली कि जो एक इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर, तो एक ने किया तो उसको दूसरे को फोमो हो जाता है, तो वो स्टॉक टिप की तरह जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए स्पेसिफिकली ये है कि जो फाउंडर है उसके लिए कुछ टिप्स क्या हो सकती है कि इस इन्वेस्टर से लेना चाहिए, इस इन्वेस्टर से नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर आप अगर कुछ बताएं। सर आप अर्जुन हैं, आपको कृष्ण ढूंढना है। अगर आप कृष्ण को ढूंढेंगे ना तो पैसा अपने आप आएगा। अगर आप गलत सिलेक्शन करेंगे तो गलती आपकी है। कृष्णा का काम है पैसा लगाना। कृष्णा आपको नेटवर्क देगा, पैसा देगा, हर चीज़ देगा जो आपको चाहिए, मगर भागना आपने है। तो आपका ढूंढना ही आपका प्रयास है, उसमें आपको मेहनत करनी है। इन्वेस्टर बहुत सारे मिलेंगे, आपका सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू। थैंक यू। So, one sec, I'll just add something here. So, भले हम बोलते हैं एंजल, लेकिन कई बार डेविल भी निकलते हो। मैंने कुछ 11 वेंचर्स किए और सब में आई हैव रेज़ मनी इन ऑल माय वेंचर्स, और कुछ इसमें इन्वेस्टर्स ने ऐसा परेशान कर दिया। इनफैक्ट मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, लेकिन टाइम की वजह से तो कई बार इन्वेस्टर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टार्टअप के साथ कि वो उसका जो फ्रीडम होता है, जो एंटरप्रेन्योर का या फाउंडर का, वही छीन लेते हैं। ओके, वो जब स्टार्टिंग में पैसा लगाता है उसके आइडिया पे, उसके विजन पे, और एक बार इन्वॉल्व तो उसको लगता है उसका ही बिजनेस हो गया। तो ये यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड पर्सनली आई हैव सीन इन्वेस्टर्स व्हिच हैव made money through their own business and own network, and who have grown themselves. They understand the concept of startup and they understand, they empathize with the founder. लेकिन अगर बाप का पैसा है, फिर बेटा बिजनेस ज्वाइन किया, ओके, जिसको मालूम नहीं कि पैसा के आई मीन एक जीरो से क्रिएशन क्या होता है, वो एक एटीट्यूड के साथ आता है। ओके, तो वो वैसे मैंने देखा है कि वो थोड़े डेविल होते हैं, वो एंजल नहीं होते। ओके, तो दैट आई मीन जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन। Thank you. Actually, I was just looking at the panel and I saw we have got 3 top qualified chartered accountants, practicing, non-practicing, doesn't matter. और since नीरव भाई touched that point कि वो CA students को tips देते हैं, तो from मैं भी एक्चुअली आधा CA हूँ क्योंकि मेरी वाइफ CA है। पर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि मुझे एज अ फाउंडर अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या चीज़ें सही रखनी है ताकि एक सीए जब उसे देखे तो एटलीस्ट उसे सब सही लगे। So I think depending on the sector ये आंसर एकदम अलग अलग हो सकता है। ये कोई स्टैंडर्ड एक जवाब नहीं हो सकता, because for every sector so there could be businesses जिसके अंदर if someone is building a brand तो उसके अंदर बहुत सा बर्न होने वाला है। In one of the companies where we invested, उनका 50 crores का रेवेन्यू था और 50 crores का लॉस था। So entire gross revenue का लॉस था। So ऐसे भी हो सकते हैं because they were building a brand, और उसके अंदर तो हर एक कंपनी जो सेक्टर की है उसको देखने का नजरिया अलग रहने वाला है। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि खास करके जो कंपनीज फंड रेज कर पाती है वो फंड को कैसे यूज करती है, बिकॉज आफ्टर रेजिंग द फंड कई बार कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, वो फंड स्पेंड हो जाता है बहुत इजीली, वो कंजर्व, वो फ्रुगलिटी नहीं रहती है जो पहले बूटस्ट्रैप होने के टाइम पे जो फ्रुगल है पैसा आने के बाद। सो वी हैव सीन कंपनीज जिसको जितना इजीली पैसा मिला उतना इजीली उसने बंद कर दिया और फिर अटक गए आगे जाके। सो आई थिंक वो कैश फ्लो इन और आउट कितना बिजनेस से ऑपरेशन से आ रहा है और कितना बर्न फंडिंग से हो रहा है, और वो फंडिंग अगर नहीं आया तो बिजनेस का क्या होने वाला है। आई थिंक वो कंटिन्यूटी का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू। एनीवन एल्स? विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन। यस। एक्चुअली सर मैं अभी रन कर रहा हूँ प्योरवेल करके, मेरी खुद की कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में वेस्ट वाटर में हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो एक चीज़ आनी थी कि जो हम गवर्नमेंट में ऑलरेडी मेरा 25 स्टेट में ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग है, जो हम टेंडर थ्रू काम करते हैं, तो हमको कैसे फंडिंग मिलती है सर? जो गवर्नमेंट में किया है कि कोई एंड यूजर से मेरा मिलना जुलना होता नहीं है और कोई मार्केटिंग पोर्शन ये सब बाईपास हो जाता है, और मेरे पास फुल्ली जो अभी चैनलाइज है लोग, तो वो लोग क्या है कि सिर्फ गवर्नमेंट पे टेंडरिंग प्रोसेस पे ही काम करते हैं, तो उसको कैसे फंडिंग मिलती है?
तो मैंने जैसे बताया, हम लोग एटलीस्ट इट इज नॉट कि सिर्फ किसी ने ई कॉमर्स किया और टेक्नोलॉजी रिलेटेड किया तो फंडिंग करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस को भी करते हैं। तो अगर ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, एसटीबी ईटीबी हाँ वो ट्रेडिशनल बिजनेस, इट इज नॉट अ टेक बिजनेस, इट इज नॉट एआई बिजनेस, वो इस एंगल से ये ट्रेडिशनल बिजनेस। इंपॉर्टेंट ये है कि वो पैसा लेके आप क्या करने वाले हैं और वो पैसे का क्या रिटर्न जनरेट होगा, उसमें क्या रिस्क है। जैसे जनरली माना जाता है कि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं, टेंडर से डील कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी कम है इंडिया के अंदर, उसमें ट्रांसपेरेंसी कम है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। वही चीज अगर प्राइवेट सेक्टर इन जनरल आप ऑपरेट करते हैं तो स्केलेबल बिजनेस शायद हो सकता है, और पैसा जब लगाते हैं तो कितना स्केल आएगा और क्या प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर रिटर्न्स आने वाले हैं। तो अगर रिटर्न्स अट्रैक्टिव है, ऐसी प्रपोजिशन है, तो वो स्टार्टअप या ना कोई नया लड़का आके नई कंपनी करे उसको ही स्टार्टअप बोले और उसको ही फंडिंग मिलता है, ऐसा नहीं है। Okay, thank you very much. It was an amazing panel discussion. Thank you very much, Nayan sir, Neerav bhai, Gaurav bhai, Mehul bhai, and Manish sir. We'll take a group photo as a protocol, and then we'll immediately transition into our startup pitching. So, change the slide.